खबर से खबर विद नादिया मिर्जा में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी सहाफ़ती बरादरी में आजकल बड़े चर्चे हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट बिल को लेकर और या डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर या अथॉरिटी के बिल को लेकर। ये तो सवाल बाद में आता है कि डेवलपमेंट कितनी होगी या डेवलपमेंट में कितना कारगर साबित होगा। सबसे पहले तो हम सवाल ये है कि सहाफ़ती बरादरी इस पर काफ़ी नाला नज़र आती है और इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। हाल ही में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कराची भी गए थे, वहाँ भी इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की और दीगर भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनसे मिलकर उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल उनको इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। दूसरी तरफ सहाफ़ती बरादरी के अलावा अगर बात की जाए अपोजिशन जमातों की, तो हमेशा की तरह अपोजिशन जमातें भी सहाफ़ियों के साथ खड़ी हुई हैं या सहाफ़ी तंजीमों के साथ खड़ी हुई हैं। हाल ही में जो स्टैंडिंग कमेटी के जो इजलास हुआ फॉर इंफॉर्मेशन, उसमें भी जब ये बिल पेश किया गया और उसमें फवाद चौधरी साहब भी आए, कुछ बदमज़गी भी हुई। PMLN के जो रहनुमा हैं जावेद साहब, उन्होंने उस पर बात की और उन्होंने कहा कि जी इस पर जब इत्तेफाक राय पैदा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने इस पर एक ज़ेली कमेटी बना दी कि वो इस पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि इस बिल में ऐसा क्या है, ये जो बिल लाने की बात हो रही है, क्योंकि पहले ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाया जा रहा था, बाद में कहा गया कि इसको पार्लियामेंट में पेश करेंगे। पहले ये कहा गया कि ड्राफ्ट भी सर्कुलेट होता रहा, फिर ये कहा गया कि जी अभी ड्राफ्ट कुछ बना नहीं है, बनाया जाएगा, ये सिर्फ तजावीज़ है। तो मामला है क्या और इस पर जो नाराज़गियाँ हैं या नाला है उससे है क्या, क्या रिजर्वेशंस हैं सहाफ़ियों की, इस हवाले से बात करेंगे। जो आज हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। सीनियर एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है सहाफ़ी, हाल ही में उन्होंने न्यूज़ चैनल भी ज्वाइन किया है, यूट्यूबर भी हैं सिद्दीक़ जान साहब मेरे साथ मौजूद इस्लामाबाद स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी, मुबारकबाद भी आपको कि आपने बाकायदा तौर पर चैनल भी ज्वाइन कर लिया है। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम पर आपकी रिजर्वेशंस और आपकी राय। शुक्रिया नादिया। देखिए, ये सिर्फ किसी एक अथॉरिटी, किसी एक ड्राफ्ट या किसी एक कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है, ये एक माइंडसेट का मसला है। और ये अगर माजी में ना भी जाऊं मैं कि शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है, कोई ना कोई कानून ले आया जाता है। अगर मेरे पास कोई 100 के करीब कवानीन हैं जो 1947 से अब तक बनाए गए हैं, जिसमें किसी न किसी तरीके से ज़्यादातर कवानीन ऐसे हैं जो मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बनाए हैं, लेकिन दो जो बड़े मेजर रहे थे वो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस रहा था। ये बिल्कुल उसकी एक दूसरी शक्ल है प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस की। और अगर ये अथॉरिटी जो चीज़ें, ये छोड़ दें कि ये अभी बिल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन चाहे उसका कॉन्सेप्ट पेपर देख लें जिसका फवाद चौधरी साहब जिसको ओन करते हैं, या जो 5, 6, 7 पॉइंट्स मुझे पता चले हैं, इसमें चीज़ें क्या करने जा रहे हैं ये, यानी मैं ये इसको अलग रखें कि ये कॉन्सेप्ट क्यों इतना ख़तरनाक है। ये न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशन सर्विस एक्ट 1973 को ख़त्म करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वर्कर्स की वेलफेयर के लिए काम करेंगे का बिल है ये। और इसमें उनके मुताबिक एक ट्राइब्यूनल होगा जो मीडिया के वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़, अमल दरामद ट्राइब्यूनल होगा जो मीडिया को तहफ़्फ़ुज़ देगा, मीडिया के वर्कर्स को और उनकी नौकरी को और सैलरीज को। जब आप न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशन एंड सर्विस एक्ट ख़त्म कर देंगे तो सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चाहे उस पर सही मानों में अमल दरामद हो या ना हो, लेकिन वो सिर्फ बिल के हवाले से नहीं, वो सिर्फ सैलरीज़ के हवाले से नहीं है। न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट वो एक पूरा पैकेज होता है कि किस ग्रेड पे कौन सा वो हो। और इनसे जब चंद महीने पहले मेरी बात हुई थी फवाद चौधरी साहब से, तो मैंने इनको एक पूरा ड्राफ्ट भेजा था कि आप मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी इसमें कवर करें और इसको मीडिया एम्प्लॉयज़ कंडीशन सर्विस एक्ट ये ख़त्म कर रहे हैं। ये प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ख़त्म कर रहे हैं। इन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान पिछले 3 साल में ख़त्म कर दी है, यानी जिसका चेयरमैन ही इन्होंने पिछले 3 साल में नहीं मुकर्रर किया, तो वो तो प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल हो गई है। उस पर इनको इतराज़ ये था कि जी उस पर पैसा बहुत खर्च हो रहा है, उसका काम कुछ नहीं है। तो अब मैंने कहा आप उसका काम बेहतर करें, आप उसके बजाय उसके साथ एक मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन भी बना दें। फिर ये फेक न्यूज़ का बहुत जिक्र करते हैं कि जी फेक न्यूज़ का हमने, तो दुनिया भर में फेक न्यूज़ का जो मुकाबला किया जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉस से किया जा रहा है, जिसकी इमरान खान
भी मिसाल देते हैं और ये खुद भी मिसाल देते हैं कि लंदन में, बरतानिया में सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों को काउंटर किया जाता है वो स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज हैं। वो आपके 2002 का एक्ट मौजूद है, उसको मज़ीद बेहतर कर लें, स्पीडी ट्रायल करें, उसमें 3 महीने से 6 महीने में उसका फैसला हो जाए। लेकिन ये करना क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि ये इसके सहारे एक ऐसी अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं कि जो इनके मातहत रहे। इसमें पैमरा को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसमें पैमरा जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, चाहे उसकी फॉर्मेशन किसी तरह से भी हो, लेकिन अगर उसकी फंक्शनिंग देखें आप तो वो बहुत, अगर हुकूमती और कुछ रियासती मुदाखलत ना हो तो वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। पैमरा को ख़त्म कर रहे हैं, प्रेस काउंसिल को ख़त्म कर रहे हैं, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। इसको ख़त्म करके एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि जी जो ट्राइब्यूनल्स होंगे, अच्छा लाइसेंस अगेन, जिस दिन अथॉरिटी कायम होगी उस दिन से ये सारे कवानीन ख़त्म हो जाएंगे। इसके माने ये हैं कि जो आपने लाइसेंस लिया हुआ है, किसी और चैनल ने लिया हुआ है, किसी ने यूट्यूब लिया हुआ है, वो सारे जो लाइसेंस हैं वो स्टैंड कैंसिल। उसके बाद आप अप्लाई करें अथॉरिटी को, अथॉरिटी फैसला करेगी कि आपको लाइसेंस मिले या ना मिले। तो इस एक तलवार आप पे लटकी रहेगी हर वक्त। तो बेसिकली ये पसंद नापसंद का है, और ये बिल्कुल इसी तरह है। प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस में भी यही हुआ था कि अखबारात को असर नॉन डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई करना पड़ा था। यहाँ न्यूज़पेपर, जो अयूब खान के दौर वाली बात कर रहे हैं आप, तकरीबन वही चीज आ रही है। इसी तरीके से न्यूज एंड बुक रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 2002 उसे भी खत्म कर रहे हैं। ये मोशन पिक्चर्स 1979 के एक्ट को भी खत्म कर रहे हैं, यानी फिल्मों की इजाजत भी यही देंगे, किताबों की इजाजत भी यही देंगे, अखबारात की इजाजत भी यही देंगे, टेलीविजन की इजाजत भी यही देंगे, डिजिटल मीडिया की भी इजाजत यही देंगे। तो ये एक बीडीआई मार्शल लॉ का फॉर्म है जिसको वो लाना चाह रहे हैं। उसके लिए वो अनथक कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी ऐसे कवानीन देखे हैं, अगर ये ले भी आए तो इसको भी देख लेंगे हम। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, पहले भी देखे, अभी भी ले आएंगे तो देख लेंगे। मंसूर अली खान साहब, अब एक तो बात मज़हर अब्बास साहब ने की है जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो ये बात कर रहे हैं कि जी एक इम्प्रेशन ये भी आ रहा है कि चाइना मॉडल। दूसरी बात उन्होंने की है कि जो प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट था जो जिस ज़माने में, ये उसकी भी कॉपी है। तो सवाल ये है कि ये इसके पीछे जो ब्रेन है और इसके पीछे जो एक माइंडसेट है, जिस माइंडसेट की मज़हर अब्बास साहब ने भी बात की है, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, या वो कौन सी मासूम ख्वाहिशें हैं जो उनकी कार फरमा है? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि जब भी कोई वजीर या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक नया बिल या नया कानून जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लेकर आना चाहती है, तो ऑब्वियसली वो जो उसके अच्छे पॉइंट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, उसको ज़्यादा पब्लिसाइज करने की कोशिश करती है। इस मामले में मैं फवाद चौधरी साहब की जो थोड़ी बहुत मीडिया टॉक्स मैंने देखी हैं रिगार्डिंग दिस बिल, वो ज़्यादातर यही है कि जी हम फेक न्यूज़ को काउंटर करना चाहते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके हकूक़ के लिए जो है वो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, बिकॉज ये अच्छे सेलिंग पॉइंट्स हैं, ये अच्छे लगते हैं सुनने को। फवाद चौधरी साहब खुद भी एक एंकर रह चुके हैं, इस मीडिया इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, वो जानते हैं कि कौन सी जगह हैं जहाँ पे वाकई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मुझे उनकी इस बात से इख्तलाफ नहीं है कि फ़ेक न्यूज़ का वाकई काउंटर होना चाहिए, बिकॉज ख़ास तौर पे अगर हम यूट्यूब के ऊपर जाके देखें तो वहाँ पे मादर पिदर आज़ादी है, जिसकी मर्जी जो दिल करता है वो किसी के बारे में कुछ भी कह देता है, और वाकई वो कंट्रोल होना चाहिए। आई एग्री विद दैट, मुझे उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ना मुझे इस बात के ऊपर कोई इख्तलाफ है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके हकूक़ के लिए भी कुछ ना कुछ कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे बेसिक ये है कि इस हुकूमत के ऊपर जो है वो सहाफ़ती बरादरी क्या यकीन कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस हुकूमत का वो बड़ा डाइसी है। आप ही के दौरे हुकूमत में मतीउल्लाह जान का वाक़या पेश आता है, असद अली तूर का वाक़या पेश आता है, अबसार आलम को गोलियां लगती हैं, और इस तरह के कई वाक़यात हैं जिसकी वजह से लोग इस शक में हैं कि बेसिकली आप ये बिल जो लेकर आ रहे हैं वो आप फ्रीडम ऑफ प्रेस को कटेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। आप ही के दौरे हुकूमत के अंदर बहुत से ऐसे एंकर्स हैं जिनको पर्दे से हटा दिया गया, टीवी स्क्रीन से हटा दिया गया। अब जाहिर बात है उसमें वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेते, लेकिन ये सब कुछ इसी दौरे हुकूमत में हुआ है।
उसके बाद अगर आप एक अच्छी चीज भी पेश करने की कोशिश करेंगे या ये कहेंगे कि नहीं आपकी बेहतरी के लिए है, जर्नलिस्ट की बेहतरी के लिए है, उसको ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरह मजहर साहब अभी फरमा रहे थे, कवानीन पहले भी मौजूद हैं, लाइबल लॉज मौजूद हैं, इस दौरे हुकूमत में भी मौजूद हैं, लेकिन वो फौरी इंसाफ नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बार बार फेक न्यूज की बात आती है। और ये फेक न्यूज का इशू सिर्फ इस दौरे हुकूमत में नहीं है, पिछले दौरे हुकूमत में भी बहुत सी फेक न्यूज चली हैं और वो भी एंटी गवर्नमेंट चलती थी, हुकूमत के खिलाफ चलती थी। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात की तायीद जरूर करूंगा कि इस सिलसिले में कोई ना कोई कानून साजी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, कानून साजी जरूर होनी चाहिए। और जहां तक वो आप बात कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है कि जी आप लोग को सैलरीज नहीं मिलती, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके लिए ट्रिब्यूनल होगा, वो जाके वहाँ पे शिकायत करेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ज़ाहिर है उसको फिर आपकी जॉब सिक्योरिटी, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर आप वापस आएंगे तो आपको रखेगा कौन, बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी बात, सिद्दीक जान आपसे बात करने से पहले जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उससे पहले थे ना फवाद चौधरी साहब, बाद में तो शिबली फराज साहब भी आ गए थे, मैंने एक इंटरव्यू उनका किया जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और मैंने उनको ये बात की कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सैलरीज नहीं दे रहा। तो बड़ा कैटेगोरिकली वो हर इंटरव्यू में कहते थे, मेरे इंटरव्यू में कहा कि ये हमारा मसला तो नहीं है, ये तो प्राइवेट इदारा है। तो ये अचानक हुकूमत का मसला कैसे बन गया? और फिर जो रेगुलेट करने वाली बात है कि जी ये आप अपने अंडर लेकर आ जाएंगे, तो क्या इससे सहाफ़त आज़ाद रहेगी? देखिए, एक तो यह है कि मज़हर अब्बास साहब ने आज जो पॉइंट्स उठाए, अगर आप देख लें जितने भी लोग एतराज़ कर रहे हैं, ये पहली शायद ऐसी आवाज़ होगी कि मज़हर अब्बास साहब ने स्पेसिफिक पॉइंट्स बताया कि ये इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ जो ज़ाहिर है हाईलाइट होने भी चाहिए और जिनके ऊपर जो कंसर्न है जायज़ वो होने भी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि इस वक्त एक्टिव ज़्यादा लोग कौन हैं, कौन ज़्यादा एक्टिव हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं जिनके पास ना तो कोई पॉइंट है कि या तो जिस तरह मज़हर साहब ने बताया ना कि इस तरह से वो बताएं। दूसरी बात यह कि जिनका पता है कि अब जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये एक फ़ेक न्यूज़ और सारा प्रोपेगेंडा एजेंडा, और वो लोग ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। आपने फवाद चौधरी साहब की कमेटी का जिक्र किया, उस कमेटी में जो लोग वहाँ पे सहाफ़ती तंजीमों के थे या जो सहाफ़ियों की नुमाइंदगी कर रहे थे, एक पॉइंट भी उनके पास नहीं था जो पॉइंट मज़हर अब्बास साहब ने उठाए हैं। तो या तो फिर ये है कि मज़हर अब्बास साहब के कद काट के जो जर्नलिस्ट हैं वो फिर आएँ और वो बिल्कुल उनके कंसर्न सुनने भी चाहिए फवाद चौधरी साहब को। और एक ये भी है कि अगर ये किसी तरह से अथॉरिटी मंजूर करवा भी लेते हैं, बना भी लेते हैं, तो ज़ाहिर अदालत के दरवाजे खुले हैं, अदालतों में जाके इनको चैलेंज किया जा सकता है और बताया जा सकता है। नहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ये इस बिल के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ ना, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है अगर उसके खिलाफ अपील आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल, जब ये बिल मंजूर हो जाएगा इस बिल को भी चैलेंज किया जा सकता है, अदालत इसको देखेंगी। और अभी अदालत एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी बन गया इन तमाम इशूज़ को देखने के लिए कि जो भी सहाफ़ियों के जो है वो कंसर्न हैं। मसला यहाँ पर यह है कि एक तो यह है कि अब कितने टीवी चैनल हैं जिनमें मज़हर अब्बास साहब जैसे लोग वहाँ पर बैठे हैं जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हो कि क्या खबरें चल रही हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगर और उसके बाद जहाँ अदालतों में मुख्तलिफ लोग गए हुए हैं, किसी के खिलाफ भी कितनों के फैसले हुए हैं कि इसने झूठ बोला है, या पैमरा ने जिन को नोटिस किए कितने केस मंत्री के इंजाम को पहुँचे। पैमरा में हम गए, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दिया, 500 केस उनके अदालतों में पेंडिंग है और वो जुर्माना करते हैं और उसके बाद सस्पेंड होता है। 3-3 साल वो केस अदालतों में, 5-5, 10-10 साल हो गए पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद बात यह है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त 2 लोगों को इससे जो है वो मसला हो रहा है। एक वो जो ज़ाहिर है इस वक्त मालकान के हाथ में खेल रहे हैं, जो ज़ाहिर है ये जो एक आ रहा है कि जी जो मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं देंगे, उसके हवाले से जो एक लाया जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या इश्तिहारात उनके रोके जा सकते हैं। दूसरा वो ज़ाहिर है जो फेक न्यूज़ देते हैं। बाकी जहाँ तक मंसूर अली खान साहब ने यूट्यूब की बात की, मैंने यहीं पर डॉन टीवी के प्रोग्राम में 2 हफ्ते पहले बैठ के कहा कि इस वक्त 90% झूठ बोला जाता है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब मसला यह है कि जब यूट्यूब के ऊपर झूठ बोला जा रहा है और उस वक्त तो हम कहते हैं कि देखें जी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, ये इनको रेगुलेट होना चाहिए। जब हुकूमत रेगुलेशन लाने लगती है फिर हम कहते हैं आज़ादी ज़ाहिर है का गला घूंटा जा रहा है। मसला यह है कि अगर मीडिया खुद एहतसाबी कर रहा होता, जो मीडिया के कवानीन खुद मीडिया ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना के दिए, अगर उस पर अमल कर रहा होता मीडिया, तो ये जरूरत ही नहीं थी इस तरह की अथॉरिटी लाने की। अच्छा, मसला तो ये है कि आपने मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट की बात की और खुद एहतसाबी की बात की। मैं एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। मज़हर अब्बास साहब, आपको याद होगा मेरे ख्याल 10 years बैक और मोर देन दैट एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था तमाम आप जैसे सीनियर लोगों ने, जिसमें आप भी शामिल थे, अज़हर अब्बास साहब भी थे, उस वक्त तलत हुसैन साहब भी थे, नदीम मलिक साहब भी थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अबाउट लाइक 2010 या 11 की ये बात है। तो खुद एहतसाबी पे हमेशा जोर दिया गया है, उसका स्टेटस क्या है वो हम खुद क्यों नहीं कर सके? वो कोड ऑफ कंडक्ट जो सीनियर जर्नलिस्ट ने उस वक्त बैठकर बनाया था, उस पर भी अमल कंसेंसस के साथ, उसके बावजूद उस पर भी अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? दूसरा फिर रह जाता है जो मंसूर अली खान ने भी उसकी तायद की कि जी बहुत सारी चीज़ें जो गुडी गुडी दिखा रहे हैं कि जी जो सैलरीज़ का एक बड़ा मसला है मीडिया वर्कर्स की सैलरीज़ का कि जी इदारे के पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते।
उसका फिर दूसरा हल क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पे मीडिया वर्कर जाकर अपनी शिकायत या अपने वाजिबात की अदायगी को क्लेम कर सके। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, जानते हैं मज़हर अब्बास साहब से। जी नज़ीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मज़हर अब्बास साहब, ब्रेक पे जाने से कबल एक सवाल मैं छोड़ कर गई थी। जब खुद एहतसाबी की बात होती है तो जब भी मीडिया की अकाउंटेबिलिटी की बात हुई, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात हुई, तो उस पर सहाफ़ती तंजीमें भी आगे आई, आप जैसे सीनियर लोग भी आगे आए और उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया, जिस कोड ऑफ कंडक्ट का मैं रेफरेंस भी दे रही थी। सर, क्या आपको लगता है कि जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है उसकी ज़रूरत है, मीडिया को किसी हद तक ये कराने की ज़रूरत है कि जी आज़ादी की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, और अगर तो फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट आप लोगों की तरफ से बनाया गया था उन पे अमल क्यों नहीं हुआ जो कि कंसेंसस के साथ हुआ था? पहले इसका जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, जिम्मेदाराना सहाफ़त का सबक हमें वो पढ़ाएं जो जिम्मेदाराना सियासत करते हों। पहली चीज़ तो ये कि खुद एहतसाबी सबसे पहले पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने की, और वो किस तरह की कि पाकिस्तान के एक बड़े रिप्यूटेड पेपर को बैन करने के लिए तमाम एडिटर्स ने मिलकर एक जॉइंट एडिटोरियल लिखा कि इस अखबार ने, सिविल एंड मिलिट्री गैजेट, इस अखबार ने ये गलत खबर छापी है, वो कश्मीर के हवाले से कुछ थी, लिहाजा इस अखबार को बंद किया जाए। और वो अखबार फिर बंद हुआ। वो बहुत अच्छा अखबार था, लेकिन वो बंद हुआ। उसके बाद 2011 में सबसे पहले सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट गए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जो सीक्रेट फंड है जिससे सहाफ़ियों को पैसे दिए जाते हैं, इसको ख़त्म किया जाए। उसे ख़त्म करवाया। उसमें वो लिस्टें शाया करवाई कि जिन लोगों को पैसे दिए जाते थे। लेकिन ये जो है, ये जो फवाद चौधरी साहब या ये जो गवर्नमेंट, या इससे पहले मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में भी एक ड्राफ्ट जिसमें अनुशा रहमान बहुत एक्टिव थी, वो लेकर आई, वो था प्रिवेंशन ऑफ साइबर पैका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। वो ये इन साइबर क्राइम्स के हवाले से था। उसके बाद आप उसका रिकॉर्ड 5 साल का निकाल लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें टारगेट सिर्फ डिसेंटिंग वॉइस हुई, सहाफ़ी हुए, ब्लॉगर्स हुए, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और किसी एक का केस भी अदालत में नहीं साबित कर सके। इसलिए सिर्फ निशाना किनको बनाया जाता है? निशाना उनको बनाया जाता है जिनसे हुकूमत या रियासत नाराज होती है। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, ये जो वेलफेयर का चर्चा है ना कि वर्कर्स की वेलफेयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोई लेबर लॉज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बना, इसीलिए मैंने सिर्फ ऐसा ही नहीं, मैंने इनको पूरा ड्राफ्ट भेजा है, इनको भी भेजा है, फैसल जावेद को भी भेजा है, शहरी रहमान साहिबा को भी भेजा है कि मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन, ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए है, मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन वो बना, ये वाला कमीशन नहीं जो इस अथॉरिटी में प्रपोज किया गया है। उसका फॉर्मेशन देख लें कि किस तरह बनेगा। फेक न्यूज सबसे ज्यादा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को हर्ट करता है, लेकिन फेक न्यूज को रोकने का तरीका क्या है? आप कॉन्सेंट्रेट करते सोशल मीडिया रेगुलेशंस पे, आप कॉन्सेंट्रेट करते कि सोशल मीडिया को किस तरीके से जो है वो रेगुलेट किया जा सकता है। आपने उसमें प्रिंट भी लिया है, किताबें भी लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लिया है। तो ये सब चीजें पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जितने कवानीन आप खत्म कर रहे हैं इनमें खराबी क्या है? ठीक है, मुझे फवाद चौधरी साहब बता दें कि न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट में खराबी क्या है? मसला तो यही है ना, मसला असल में ये है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नादिया एक मिनट सिर्फ, जी इसमें खराबी क्या है? खराबी ये है कि ये हम सब बैठे हैं ना, जाके अपने अपने दफातर में मालूम करें कि आप थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज होते हैं। आप डायरेक्टली किसी न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उसके टेलीविजन चैनल के एम्प्लॉय नहीं, आपको थर्ड पार्टी, उसको क्यों नहीं खत्म करती गवर्नमेंट? उन चीजों की तरफ तो आप जाते नहीं हैं कि आप जर्नलिस्टों को फैसिलिटेट, मीडिया वर्कर्स को फैसिलिटेट करने के लिए लेबर कोर्ट में 1 हफ्ते में फैसला होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, नहीं होता सालों चल जाते हैं। उसे कौन बेहतर करेगा? गवर्नमेंट करेगी। लेकिन ये मकसद नहीं है, मकसद कंट्रोल करना है, मकसद डिसेंटिंग वॉइस को खामोश करवाना है। जो भी आप पे तनकीद करे उसे खामोश कर दो। ठीक है,
ओके ओके, मैं आती हूँ मज़हर अब्बास साहब, मैं आती हूँ। मंसूर अली खान साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि पहले तो ये जो ड्राफ्ट है तकरीबन ये 28-29 पेजेस का ड्राफ्ट है, ये सर्कुलेट होता रहा, उसकी उर्दू वर्जन भी आया, सब कुछ हुआ कि ये जब मीटिंग होती है स्टैंडिंग कमेटी की तो उसमें एक पेपर फवाद चौधरी साहब लेकर आते हैं। वो ये कहते हैं कि जी अभी कोई बिल बना ही नहीं है, अभी इस पर कोई वर्किंग हो ही नहीं है, अभी तो हमारी ये सिर्फ तजावीज़ है। तो ये मामला जो है उसको इतना सीगे राज में क्यों रखा जा रहा है अगर सब कुछ गुडी गुडी है और वाकई असल जो इसका मकसद है वो एक एम्प्लॉय की वेलफेयर है? तो देखिए नादिया, आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 10 दिन हो चुके हैं, शायद हफ्ता या 10 दिन, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे याद, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम लोग चूंकि लाहौर में बैठे थे तो हमने जूम के ज़रिए जो है उस कॉन्फ्रेंस को हमने अटेंड किया था। उसके अंदर उन्होंने चंद इस बिल के खदोखाल जो हैं वो कुछ बताए थे, लेकिन ऑब्वियसली कोई पेपर उसका हमारे साथ शेयर नहीं किया गया था, बस ज़बानी उन्होंने कुछ तफसीलात शेयर की थी कि जी ये हम लोग चीज़ें जो है कंसिडर कर रहे हैं और दैट्स इट। इसलिए मैं फिर भी अभी भी मैं जो है अपने ओपिनियन के अंदर जो है थोड़ा सा मार्जिन दे रहा हूँ कि जब तक हमारे हाथ में वो चीज़ ना आ जाए तब तक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो चंद ऐसी चीज़ें जो रेपिटेटिवली मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनकी अपनी जानिब से कही गई हैं, मैं उसी को बेस बनाते हुए अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ। देखिए दोबारा मैं वही बात कहूंगा कि प्रॉब्लम यह है कि अगर फवाद चौधरी साहब ही इसके क्रिएटर हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन यही फवाद चौधरी साहब रिसेंटली अगर आप इनके मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर जाके देखें, उन्होंने यहाँ पर मतलब आप ही का चैनल है, जिस तरह आपके चैनल के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के उन्होंने आप ही के चैनल को जो है वो उसके ऊपर फतवे लगा दिए, उसके ऊपर हुब्बुल वतनी के सवालात उठा दिए। अगर आपका माइंडसेट इस किस्म का है कि आप एक मीडिया चैनल जो कि पाकिस्तान का बहुत पुराना चैनल है उसके बारे में जब आप इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर आपके ख्याल में आप किसी भी किस्म का अगर कानून बना रहे होंगे तो क्या सहाफ़ी उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? मतलब उसके बाद मुख्तलिफ और एंकर्स के सामने बैठ के उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल करना और जी आपके तो इंटेंशंस गलत हैं, आपका तो एजेंडा है और आप तो दूसरी साइड के साथ मिले हुए हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ बैठ के कोई कानून बना रहे होंगे तो आपके ख्याल में कौन सा सहाफ़ी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? हाँ, अगर आप ये करना चाहते हैं तो उसका एक हल है, उसका एक हल है। मैं आपको उसका हल बताता हूं। उसका बड़ा एक आसान हल है। जिस तरह मज़हर अब्बास साहब बैठे हैं, हमारे मज़हर अब्बास साहब की तरह और भी बड़े सीनियर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। ज़ियाउद्दीन साहब हैं, वसतुल्लाह साहब आपके अपने चैनल के अंदर हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं और बड़े इस तरह के हमारे सीनियर्स हैं जिनको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 25-25, 30-30, 35-35 साल हो चुके हैं। आप बनाइए इनकी कमेटी और इनको वही पावर्स दीजिए जो जुडिशियल पावर्स होते हैं। तजावीज ले, बिल्कुल, और इनको इंप्लीमेंट करने दें, इनको इंप्लीमेंट करने दें। फेक न्यूज हो, एम्प्लॉइज के मामला हो, आप इनको करने दें। इस पे कोई नहीं उंगली उठाएगा क्योंकि इनकी इंटेंशंस पता है, मुझे ब्रेक लेना है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है मंजूर साहब, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन सदीक के लिए एक सवाल ये छोड़े जा रही हूँ कि जो एक ये इंप्रेशन आ रहा है कि हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद कर रही है। पैमरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी था, लेकिन उसके साथ साथ एक ऑटोनमस बॉडी भी था, एक इंडिपेंडेंट इदारा भी था। लेकिन यहाँ पर जब ये कह दिया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी से कोई आकर 21वें और 22वें ग्रेड का जो है वो इस ट्रिब्यूनल को हेड करेगा, तो फिर तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट इसकी सुपरविजन में आ गया और गवर्नमेंट इसको देख रही है। जब गवर्नमेंट इसको देख रही है तो गवर्नमेंट अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बर्दाश्त कैसे करेगी? और जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही है उस पर मैं आपसे बात करूँगी। छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, जवाब लेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आप खुश आमदीद कहते हैं। सदीक चांद साहब, ब्रेक पे जाने से कबल आपके लिए एक सवाल छोड़ के गई थी कि जो ये बात हो रही है कि जब गवर्नमेंट ही सब कुछ बना के देगी तो गवर्नमेंट ही सब कुछ करके देगी और गवर्नमेंट की सुपरविजन में या गवर्नमेंट के अंडर ये सब कुछ होगा, 21 से 22वें ग्रेड का ऑफिसर ही इसको देखेगा या चीज़ें होंगी, तो फिर अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बर्दाश्त कैसे करेगी? इतना हौसला है? देखिए, एक तो जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब ये बिल जब मंजूर होगा तो एक तो पहला मौका, तो पहले तो अभी तो ज़ाहिर है वो बिल सामने नहीं आया, जब बिल सामने आएगा उसके ऊपर बात होगी कि ये पॉइंट्स हैं। बिल सामने क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, वो तो आप देखें, जो उन्होंने कमेटी में भी ये बात बताई, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने जो भी स्टेक होल्डर्स थे उन स्टेक होल्डर्स को भेजा हुआ है, जो हम करना चाहते हैं उनका इनपुट लेंगे, उसको चेंज करेंगे।
उनके मुताबिक जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको भेजा हुआ है, जो और फोरम्स हैं सहाफ़ियों के उनको भेजे हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो ये कह रहे हैं कि पहले हम इस कमेटी के सामने वो बिल लाएंगे, जो इसीलिए फिर वो कमेटी भी बनी ना, ज़ेली कमेटी भी बनी, इसीलिए बनी कि उस ज़ेली कमेटी के सामने वो बिल रखा जाएगा, क्योंकि सहाफ़ती तंजीमों ने कहा था कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हमें हुकूमत पर एतबार नहीं है। तो फिर ये ज़ेली कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि आप बिल देंगे इस कमेटी को, सहाफ़ती तंजीमें इस कमेटी के पास आएंगी और इस कमेटी के सामने अपने जो कंसर्न्स होंगी, तफज़ात होंगे, उनसे इसको आगाह करेंगी। एक तो अभी ज़ाहिर है बिल आएगा, ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जब पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, ये आप देख लीजिएगा, ये बिल हर सूरत में जाएगा अदालतों में। पहले तो ज़ाहिर है अदालतों में ये बिल जाएगा, और अगर कोई भी चीज़ इस बिल के अंदर, और ये सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच कह चुका है कि अगर कोई भी कानून आइन में दी गई जो आज़ादियाँ हैं, और आइन में उन्होंने बताया कि ये बात तो इंडिया के आइन में भी नहीं लिखी हुई, जो मीडिया की आज़ादी के हवाले से हमारे आइन में लिखी हुई है, तो उन्होंने कहा हम देखेंगे कि अगर कोई कानून आइन से मुतसादिम है हम उसको कलअदम करार दे देंगे, हम उसको कलअदम कर देंगे। उसके बाद फिर यह है कि उसके बाद भी अगर ये कोई भी इस तरह का कोई ट्रिब्यूनल बनता है, कोई कंप्लेंट के लिए कोई फोरम बनता है, वहाँ से अगर गलत फैसला होगा अदालतों का फोरम मौजूद होगा। लेकिन मसला यही आ जाता है कि अब आप अगर देख लें कि जिनको FIA के नोटिस हुए, इसमें FIA का भी कसूर है। इसमें जो अतर मिनल्ला साहब जिन कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं या जो वो रिमार्क्स दे रहे हैं वो 100% दुरुस्त हैं। क्यों? एक फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें यह था कि अगर कोई यूट्यूब के ऊपर, अगर कोई ट्विटर के ऊपर कोई ऐसी बात करता है जो आपके मुताबिक पीका के सेक्शन 20 के तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो जो सेक्शन 20 में जो लिखा हुआ है, जो तरीकाकार है, आप उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे FIA ने क्या किया, FIA को बार बार अदालत ने कहा कि आपने किसी सहाफ़ी को नोटिस करना है, आप उसको पहले नोटिस करेंगे, उसको लिख के भेजेंगे कि तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट है, उससे रिटर्न जवाब लेंगे, उस जवाब का जायजा लेंगे, अगर आप उसमें नहीं, फिर आप उसको नोटिस करके फिर आप उसको बुलाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, कई जगहों पे FIA ने जाके गिरफ्तार कर लिया, कई जगहों पे बगैर तारीख के, बगैर वजूहात लिखे, बगैर शिकायत लिखे, बगैर ये देखे कि ये हमारी डोमेन में आता ही नहीं आता, उनको उन्होंने नोटिस कर दिए। अब इसमें मसला ये आ जाता है, और जिनको नोटिस किए उनमें से एक भी वो बंदा नहीं है जिसने कोई खबर दी हो इस हुकूमत के या हुकूमत के इदारे के खिलाफ करप्शन, लूटमार या इस तरह की, ना ही वो आज़ादी जरूरत तो उन इदारों को सही करने की है ना, उन इदारों में रिफॉर्म्स लाने की है। ये बात, ये तो मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ FIA के हवाले से। फिर उसमें यह है कि उनमें से किस किस पे क्या क्या कंप्लेंट थी। एक था, एक के ऊपर ये शिकायत थी उसके खिलाफ कि उसने खातून एंकर के बारे में जो है वो गलत उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, एक जिसने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अहलिया के हवाले से चीज़ें की। मसला यह है कि मैंने अभी तक कोई एक भी पीका के तहत वो नहीं देखा जिसने को खबर दी हो हुकूमत या किसी इदारे के खिलाफ, खबर दी और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तमाम उन लोगों के खिलाफ उन्होंने गलत तरीके से कार्रवाई की जिस वजह से वो लोग हीरो बन गए और इदारों के ऊपर सवाल उठे FIA के गलत कंडक्ट की वजह से, वरना तमाम उन लोगों को नोटिस किए जो जर्नलिज्म नहीं कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, ये तो होता है ना, ब्लैक शीप्स हर जगह होते हैं। अच्छा, मसर अब्बास साहब पहले ही बताएगा कि ये जो, अगर वो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ को ये दी है या इन लोगों को, आपके पास कोई बिल की कॉपी, कोई ड्राफ्ट, कोई मौसूल हुआ है? देखिए, पहली चीज तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट पेपर भी जो आखिरी उसमें उन्होंने जो 7 पॉइंट्स दिए वो भी हैं। ये कोई 1000 सफ़ात की किताब है। इन 1000 सफ़ात की किताब में ये अथॉरिटी बना लेंगे, 10 सफ़ात का इसमें और इजाफा कर दें, 15 सफ़ात का इजाफा कर दें। जब इन कवानीन पर अमल नहीं हो सका और जब इन कवानीन को आपने सही मानों में नहीं लागू किया, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि ये अभी ये बात कह रहे थे शाहजेब जिलानी का क्या केस था, FIA में जिस तरीके से आप, और FIA जब नोटिस देती है ना, और जो हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन का तरीक़ाकार है, जो हमारे यहाँ हरासमेंट का तरीक़ाकार है, और FIA के लोगों से मैंने खुद मालूम किया कि FIA के लोग कोई अपनी खुशी से नोटिस नहीं दे रहे, दे आर अंडर प्रेशर। मैं बुनियादी बात कह रहा हूं कि देखिए, जब भी कोई भी गवर्नमेंट होती है, जब वो कानून बनाती है तो वो कानून कल ऑपोजिशन में होते हुए उसे खुद हर्ट करता है। ये इस गवर्नमेंट को समझना चाहिए। आज वो जो कानून बनाने जा रहे हैं वो बना लेंगे, वो अथॉरिटी सर, वो अभी ये गवर्नमेंट तो अपने आप को अपोजिशन में अगले 5 साल भी नहीं देख रही ना, मसला ये नहीं देख रही ना। चले 5 साल और रह लेंगे ना, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जुल्फिकार अली भुट्टो ने अमेंडमेंट की थी कि फौज आप हायर नहीं कर सकते। वो अल्टीमेटली नैब की वजह से, नैब के केस की वजह से अल्टीमेटली उनके अपने ट्रायल में उस चीज को, वो चीज आड़े आ गई। ये याद रखें कि हमेशा हुकूमत वक्त को मीडिया खलता है, ऑपोजिशन को अच्छा लगता है, वही ऑपोजिशन जब हुकूमत में आती है तो वो वही जबर और उसका उस तरह के कवानीन बनाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मंसूर साहब, ये तो बताएगा मुझे कि ये जो सारा कुछ जो
राई का पहाड़ जो बनाया गया है, इसकी जो बुनियाद है ना, वो जो राई है वो बेसिकली फेक न्यूज़ है कि फेक न्यूज़ चल रही है, फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो फेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर पूरा के पूरा एक बिल्डिंग उसकी खड़ी कर दी गई है। तो क्या फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए कोई और चीज़ ऐसी नहीं थी? क्योंकि फेक न्यूज़ के हक में तो कोई भी बात नहीं करता, तो किस तरीके से कर दिया जाता कि आपकी कोई तजवीज़ कि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको भी थोड़ा सा कम किया जाता? हकीकतन सहाफ़ी बरादरी भी आगे आती और कहती कि हाँ जी, फेक न्यूज़ तो किसी को भी सूट नहीं करती, चाहे कोई बड़ा से बड़ा सहाफ़ी हो। नहीं, मैं आपकी बात, मैंने तो प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था कि बिल्कुल मैं अगर इस चीज़ को काउंटर करने के लिए किसी किस्म का मैकेनिज्म आता है तो उस पर बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन बात वही है ना कि इस मैकेनिज्म को लाएगा कौन? अब फेक न्यूज़ मिसाल के तौर पे, मैं अभी जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो एक चैनल के ऊपर अभी चलना शुरू हो गया कि जी पंजाब के आईजी और सेक्रेटरी को जो है, चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया जा रहा है। ठीक है, तब्दील किया जा रहा है, मतलब ये खबर चल गई, लेकिन अभी किया नहीं गया। अब मिसाल के तौर पर अगले 24 घंटे के बाद जिन्होंने तब्दील करना था वो अपना फैसला तब्दील कर लेते हैं कि वो नहीं तब्दील करते, और वो कहते हैं कि नहीं, हम इसी चीफ सेक्रेटरी के साथ और इसी आईजी के साथ चलेंगे। इसको किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे, क्या कहेंगे इसको? ये फेक न्यूज़ थी, ये सही न्यूज़ थी, लेकिन अगर जिसने फैसला लेना था उसने फैसला तब्दील कर लिया। अब इसका फैसला कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा? अब अगर यही चीज किसी हुकूमत के ट्रिब्यूनल के सामने आ जाए, यही खबर सामने आ जाए, तो हुकूमत तो जारी बात नहीं छोड़ेगी, वो उसके जो लोग बैठे हुए ट्रिब्यूनल के अंदर वो तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक जर्नलिस्ट अगर वहां पे बैठा होगा और एक एक्सपीरियंस सीजन जर्नलिस्ट जिसकी क्रेडिबिलिटी को पूरी इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है वो बैठा होगा, तो उसको वो सहाफी जिसने खबर दी है वो समझा भी सकेगा कि जी दिस इज व्हाट हैपेंड। इस तरह के बहुत से केसेस होते हैं। और दूसरी बात यह, आपकी जर्नलिज्म के अंदर मिसाल के तौर पे आज डॉलर जो है मिसाल के तौर पे 166 का है। अब आप अगर ये खबर दे रही हैं, आप ये कहती हैं जी 166 का है, हमारे ख्याल में ये इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है। मैं अगर खबर दे रहा हूं, मैं कहता हूं जी 166 का है, आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपकी एक्सपोर्ट्स को बहुत फायदा होगा। अब आपकी खबर भी फेक हो सकती है, मेरी खबर भी फेक हो सकती है। इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट कम्युनिटी खुद कर सकती है, क्योंकि वो इसके थिक एंड थिन में काम कर चुकी है, उनको आइडिया है इस बात का। बिल्कुल सही है, बाहर वाला कभी भी इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं फिर ब्रेक लेके वापस आऊंगी तो दो चीज़ों पे एक बात करूं। उन्होंने कहा कि जी मेक श्योर करेंगे कि जो मीडिया वर्कर्स को, क्योंकि बेसिकली ये वो वीक पॉइंट है और वो एक पल्स है जिससे मीडिया वर्कर आज परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने वही चेहरा दिखाया कि जी मीडिया वर्कर्स को जो सैलरीज नहीं मिलती, मीडिया वर्कर्स वहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। एक तरफ तो सिर्फ आज़ादी सहाफ़त की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जॉब सिक्योरिटी मेरा ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा मैटर भी होगा, सिर्फ बजाय इसके साथ साथ कि अगर आप कंप्लेन कर, मैं सहाफ़त की बात नहीं करी, आज़ादी सहाफ़त की, कि अगर आप कंप्लेन जाके कर भी देते हैं उस ट्रिब्यूनल में और फॉर एग्जांपल आपका मसला हल भी हो जाता है, आपकी ऑर्डर भी रिलीज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर उस मीडिया वर्कर की जॉब सिक्योरिटी को मेक श्योर कौन करेगा और किस तरह से करेगा, इस पर भी ज़रा बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। यहाँ पर सिर्फ आज़ादी सहाफ़त की बात नहीं हो रही, हुकूमत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ की बात नहीं हो रही, उनकी तनकीद की बात नहीं हो रही। बात अगर ये है, जैसे मज़हर साहब ने भी कहा कि जो, या मंसूर साहब ने भी कहा कि जो गुडी चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं कि जो बात है कि जी मीडिया वर्कर्स को सैलरीज नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे हकीकतन नहीं मिलती, कई महीने नहीं मिलती। इस्तेसाल होता है मीडिया वर्कर्स का, बिल्कुल होता है, लेकिन सवाल ये कि कल तक जो कंसर्न शो नहीं करते थे कि ये हमारा मसला नहीं है, आज उनका ये सबसे बड़ा मसला हो गया। बहुत अच्छी बात है, हो भी गया मज़हर साहब, लेकिन जॉब सिक्योरिटी को मेक श्योर कौन करेगा? और क्या ये ट्रिब्यूनल इतना भी हक रख सकेगा कि जी आप मालिकान को भी पाबंद करें कि जी अगर आपने इसके खिलाफ कंप्लेन उन्होंने कर दी है, आप इसको सैलरीज दें, लेकिन आप उसको जॉब से नहीं निकाल सकते? जब आप एक एक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, एक एक्ट ख़त्म कर रहे हैं, ये लेबर लॉज को समझ ही नहीं रहे। इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि लेबर लॉज क्या है, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि तहफ़्फ़ुज़ ये दिलवा सकते हैं। जब उन्होंने फवाद चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा इम्प्लीमेंटेशन, मैंने कहा आप चारों सूबों में न्यूज़पेपर वो इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल बना दें, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर को आप लेबर लॉज तो दें, उसके पास तो लेबर लॉज ही नहीं है। जब तक आप मीडिया एम्प्लॉय, इस न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ को अमेंड करके मीडिया एम्प्लॉयज़ कंडीशन सर्विस एक्ट बनाएं, चारों सूबों में इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल बनाएं, लेकिन ये अथॉरिटी वाली चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट हो जाएंगी।
बिल्कुल इसी तरह जैसे मंसूर बात कह रहे थे, हमने जो इनको प्रपोज किया था, और ये आज का प्रपोज किया हुआ नहीं है, हमने 2008 की गवर्नमेंट को भी प्रपोज किया था, 2013 की गवर्नमेंट को भी प्रपोज, मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन, वो कमीशन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अब आप उसमें डिजिटल भी शामिल कर लें, उसके हवाले से कोई भी कंप्लेंट उस कमीशन के पास जाएगी। उस कमीशन में जज जो हैं वो हेडेड बाय अ जज, और उसमें हमने कमीशन के मेंबर्स का इंतखाब कैसे होगा वो भी वजह किया है कि वो कमीशन के मेंबर्स किस तरह से पिक किए जाएंगे। और उसमें हमने, क्योंकि हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स आएंगी, तो हमने जर्नलिस्टों को माइनॉरिटी में रखा है, उनको जो है वो डिसीजन मेकर्स में उस तरह नहीं रखा है। तो अब वो कंप्लेंट्स आप कमीशन बनाएंगे, उसमें अब कोई भी कंप्लेंट आएगी और उसमें एमिनेंट लोग होंगे, वो उस कंप्लेंट के हवाले से फैसला करें, आप उसको सपोर्ट करें, बजाय इसके कि आप एक ऐसी अथॉरिटी बना रहे हैं कि जहां आप सिर्फ, आपका मकसद ये है कि जी लाइसेंस भी हम देंगे, हर चीज़ हम देंगे। मैं फिर ये कहूँगा कि पहले मुझे ये समझा दें कि जिन कवानीन को आप ख़त्म कर रहे हैं उनमें खराबी क्या है, क्यों खत्म, आप ही पार्लियामेंट ने वो कवानीन बनाए हैं ना। जी 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 बिल्कुल ठीक है, उसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा। मंसूर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। सिद्दीक चंद साहब, मुझे मुख्तसर बताएं, जो मंसूर साहब ने बात की कि फेक न्यूज़ का तयन कौन करेगा। हमारे यहाँ तो ये भी है ना कि जी जो रिपोर्टर ये न्यूज़ दे रहा है तो वो उसका सोर्स है उसको वो जाहिर नहीं कर रहा होता। बहुत सारी खबर बाउंस भी हो जाती हैं। अब जैसे वो कहा कि जी आईजीज़ को तब्दील किया जा रहा है, हो सकता है एकदम से दिमाग चेंज हो जाए, माइंड चेंज हो जाए, कहीं से फ़ोन आ जाए, नहीं जी चेंज नहीं करना, तो क्या वो खबर फेक खबर हो जाएगी अचानक से? मेरा नहीं ख्याल कि अब इतना ये आसान रह गया है। जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हैं चीज़ें जिस तरह से आगे चली गई हैं, कितना आसान है कि किसी को भी खबर की बुनियाद पे आप उसको निशाना बनाएं और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बेस तो यही बना रहे हैं ना कि जी फेक न्यूज़ ये इतना आसान नहीं होगा, ये इतना आसान नहीं होगा। और मैं जो मज़हर साहब बात कर रहे थे उसमें एक चीज़ का इजाफा कर दूं, जो मज़हर साहब कह रहे थे ना कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था सैलरीज वाला, तो उस वक्त हमें जब एक जज साहब से बात हुई एक जगह, ये क्योंकि जब भी वहाँ पे कोई जज साहब रिटायर हो रहे होते हैं या नए जज साहब आ रहे होते हैं तो मीडिया की मुलाकात होती है जजेस के साथ, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि देखें, गो के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लॉज मौजूद नहीं हैं, अगर हम ये 184(3) में कर रहे हैं तो ये बस हम एक मीडिया वर्कर्स के इशूज़ को देखते हुए आपने हमें कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा है तो हम कर रहे हैं, वरना हमारे पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि अगर एक एम्प्लॉयर है वो कहता है कि मुझे इस एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, तो हम कौन होते हैं उसको हुक्म देने वाले कि नहीं तुम इस बंदे को ना निकालो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मंसूर साहब, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है। अब आपसे जानना ये है कि अभी तो हमारे सामने ड्राफ्ट नहीं आया, जब कमेटी के सामने नहीं आया तो जाहिर सी बात है इधर उधर से चीज़ें मिल गई हैं या उस कॉन्सेप्ट पेपर की बात हो रही है। आपके खदशात क्या हैं? अगर वो पहले था कि ऑर्डिनेंस की शक्ल में लेकर आते हैं या बिल की मंजूरी पार्लियामान से कराई जाती है, अगर ये कराई जाती है इस शक्ल में, किस तरह से जो सहाफ़ती जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करने से कासिर होगा एक सहाफ़ी, या आज़ादी राय पर या आज़ादी सहाफ़त पर वो कतकन होगी? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से जो है ऑलरेडी प्रेडेटर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम से जो है उनको कोट किया गया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो इस किस्म के कवानीन आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है तमाम सहाफ़ती बरादरी जो है उसको यही लगता है कि उसका गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। अगर तो बात फेक न्यूज़ की है, दोबारा मैं कहूँगा बिल्कुल करें, 100 दफ़ा करें, लेकिन इनके हाथ के ज़रिए नहीं। जर्नलिस्टिक कम्युनिटी जो है उसका स्टेक इसके अंदर होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे चंद ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने लोगों को रखा हुआ है और उनके साथ किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं है, कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ तक कि मैं ऐसे चंद चैनल्स को भी जानता हूँ जहाँ पे लोगों के पास उनके कार्ड्स भी नहीं है कि वो फलां चैनल के अंदर काम करते हैं। ये तमाम लॉज बिल्कुल लाने चाहिए, लेकिन इसकी आड़ के अंदर जो है वो लोगों का जो बोलने का हक है, उनकी आज़ादी इजहार है, वो नहीं छीनना चाहिए। और दूसरी बात यह कि हुकूमत को अपना माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है कि वो ये फैसला ना करे कि कौन सहाफ़ी है और कौन नहीं है। ये इनका काम नहीं है कि इस किस्म के सर्टिफिकेट बांटे। और मेरा ख्याल है कि ये भी हो गया कि जी आपको रजिस्ट्रेशन भी करानी होगी, वहाँ की स्टैम्प के बगैर आप अपने आप को सहाफ़ी भी कॉल नहीं कर सकेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं दोबारा वही बात कहूंगा, सहाफत के, गद्दारी के, हुब्बुल वतनी के और कुफर के, खुदा के लिए इस किस्म के फतवे जो है ना, पाकिस्तान इससे बहुत आगे आ चुका है। अपने माइंडसेट को इनको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मंसूर अब्बास साहब, मंसूर अली खान साहब आपका भी, सिद्दीक जान साहब आपका भी। मुख्तसर यही कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, बहुत आगे निकल गई है। अब वो सोशल मीडिया या अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप कंट्रोल करते करते सोशल मीडिया की को भी आप रेगुलेट करें, एक हद तक करें, लेकिन ये वाला जो तासुर आ रहा है उसकी वजह असल में ट्रस्ट डेफिसिट है। इधर उधर से बिल की कॉपीज आ जाती हैं, इधर उधर से ड्राफ्ट आ जाता है। बड़ा क्लियर है, सीनियर मंसूर अब्बास जैसे जो क़त्कात के जर्नलिस्ट हैं उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उनको एतमाद में लिया जाए और उनकी तजावीज़ पर अमल किया जाए। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए कल भी तैयार थे, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, मेरा ख्याल है हमेशा से ही करते रहेंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिर, मेरे से कोई इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।